नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव है और उसके बाद अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव है और दोनों ही चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे बिल्कुल हट करके दिल्ली का जो है रिजल्ट आया। तो अब ऐसा ही अनुमान बिहार में भी लगाया जा रहा है और उसके बाद जो बंगाल में चुनाव होगा तो बंगाल को लेकर के भी इसी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह है बंगाल में कि बंगाल को जीत पाना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो किस तरीके से दिल्ली से सभी मंत्री, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जितने भी स्टार प्रचारक थे सभी को बंगाल में उतार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद दीदी से पार पा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया और फिर से वहां पर ममता दीदी की सरकार बनी। ठीक अब ऐसे ही क्या अगले साल विधानसभा चुनाव होगा तो ममता बनर्जी से टक्कर ले पाना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा या बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो है कुणाल घोष जो कि टीएमसी के नेता हैं उन्होंने यह आरोप लगा दिया है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी बीजेपी की तरफ से अभी से ही षड्यंत्र रचा जाना शुरू हो गया है और फर्जी वोटरों का भी उन्होंने आरोप लगाया है कुणाल घोष ने। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि दिल्ली का चुनाव हो गया, उसका रिजल्ट आया, अब बिहार का भी होगा, उसके बाद बंगाल का होगा। तो बंगाल में बीजेपी के लिए कितना टफ होगा वहां पर चुनाव लड़ना और ममता बनर्जी को टक्कर दे पाना? नहीं, बिल्कुल। ये चीज तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सत्ता से टकराना जो है काफी जो है टेढ़ी खीर है। सत्ता से नहीं टकराया जाता क्योंकि उसके पास मशीनरीज की कमी नहीं है, सत्ता से नहीं टकराया जा सकता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है कि फर्जी वोट हुए हैं और ये भी बात है कि जो है चुनाव आयोग जो है बीजेपी को चुनाव जितवाने में मदद कर रहा है। अगर ये बात मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं तो इसके पीछे मेरा तर्क है। अगर ये बात सही नहीं है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेके जो पिटीशन जो है पंजाब हाईकोर्ट में जो पड़ा था उसके डर से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसमें से क्यों 2-3 नियमों को चेंज कर दिया। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब यह हुआ कि वो सबूत नहीं। अभी आज ही की तारीख सुरजेवाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बात मानी है, उसको आनाकानी करते हुए यही चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको सबूत देने में 3 महीने लग जाएंगे। अगर तुम चोर नहीं हो या तुम ईमानदार हो या तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो तुम बताओ ना कोर्ट को कि हम 3 महीने में क्यों देंगे भाई। और दूसरी बात जो पंजाब हाई कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग की उनके वीडियोग्राफी और उनका जो है जो भी 2-3 मसले थे वो दिया जाए चुनाव आयोग द्वारा, तो आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों चुनाव आयोग को जो है उसके नियम बदल दिए? इसका मतलब यह हुआ कि चोर के दाढ़ी में तिनका है तभी तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी इसी सत्र में जब राहुल गांधी बोल रहे थे बजट सत्र में तो उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और हिमाचल प्रदेश से उन्होंने कहा कि जितनी हिमाचल प्रदेश में वोटिंग है, वोटिंग प्रतिशत है या जो वोटर्स हैं उससे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में जो है वोटर्स को टर्न आउट कराया गया। अब उन्होंने नाम लेकर कहा कि एक ही जगह से 7,000 लोगों के नाम उसमें थे, जो बाद में हल्ला हुआ था कि वो किसी कॉलेज के बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने अपने कॉलेज के लड़कों का वहां नाम डलवा के उनसे वोट डलवाया था। लेकिन आज तक जो है चुनाव आयोग कुछ नहीं किया। दिल्ली से लेके हरियाणा से लेके क्या कहते हैं कि झारखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह चुनाव आयोग जो है बीजेपी का समर्थन करता रहा है। आज तक कौन सी ऐसी भाषा है जिस भाषा में जो है बीजेपी के समर्थकों ने यूज नहीं किया और चुनाव आयोग की हिम्मत हो तो बोल दे। आप जो है राजस्थान की लोकसभा के दौरान वो बात तो सुन लीजिए कि मुसलमान आपकी भैंस खोल ले जाएगा, 2 भैंस है तो खोल ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र नहीं बचेगा। चुनाव आयोग ने चुप्पी साधे रखी।
कब बोला जाता है चुनाव होता है। आप ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों को लेके झारखंड में इतना तूफान मचला और इतने गंदे गंदे वीडियो और सोशल साइट पर डाले गए, जिसके बाद से इतना बवाल हुआ, तब जाके सिर्फ 2 वीडियो हटाए गए। आप ये तो समझिए कि हेमंत बिश्व शर्मा क्या हैं और वो क्या कर रहे थे। लेकिन अगर यही विपक्ष के लोग बात करते हैं तो चुनाव आयोग की नींद खुल जाती है, फलाना दो ढमकाना दो। अरविंद केजरीवाल ने अभी इसी चुनाव में 1 हफ्ता पहले शायद कोई ऐसी बात बोल दी थी कि तुरंत जो है उनके घर जो है चुनाव आयोग वाले पहुंच गए कि इसका सबूत दीजिए, ये करिए। लेकिन वही चीज अमित शाह बोलते हैं या वही चीज कोई और बीजेपी की तरफ से कोई बोलता है तो चुनाव आयोग सबूत मांगने नहीं जाता। तो सिंपल सी बात है कि चुनाव केंद्र सरकार, जिसकी सरकार है केंद्र में, उसके पास ताकत की कमी है। आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि बिहार में चुनाव होना है तो वहां भूमिका तैयार हो गई है। कल ही जो है समन जारी हो गया तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मतलब सबका ये क्वालिटी देखिए। अब चुनाव आते आते काफी छापे मारे जाएंगे। अभी हरियाणा में देख लीजिए कि अभी चुनाव हो रहे हैं तो उससे पहले कई उनके कांग्रेस के दबंग नेताओं को जो है ईडी और सीबीआई छापा मारने लगी। ईडीआई सीबीआई या चुनाव आयोग वहीं छापा मारते हैं जहां विपक्ष का होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये टैक्टिस है और ये चीज भूमिका है। हो सकता है कुणाल घोष ये बात सही कह रहे हो कि बीजेपी, लेकिन रहा सवाल कि अब इसको टेकल कैसे वो करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। जहां सर्वे ये कह रहा हो कि वहां सारे सर्वे ये कह रहे हो कि हरियाणा में चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी, कैसे जीत गई, टर्न आउट कैसे इतना हो गया। उसी तरह से टर्न आउट जो है महाराष्ट्र में सारे विश्लेषक ये कहने लगे कि कब देंगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इस तरह से टर्न आउट दिया जाता है और इस पे कोई नहीं बोलता। इस पे जब चुनाव आयोग के जो राजीव कुमार जो रिटायर हो गए, वो शेरो शायरी चिपकाने में रहते हैं सिद्धू की तरह, बनावटी यहां से शब्द उठा लो, वहां से उठा लो और शेरो शायरी मार दो। ठीक है, तो बस वो करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वही मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये सब कुछ तो हो रहा है और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी 10 साल जो है दिल्ली में हुकूमत किया, 10 साल तक वो सीएम बन करके रहे, उसके बाद आतिशी भी बनी उसी में। तो 10 साल में कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिला। ठीक है, और ये जो देखिए क्या था वो उस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो नतीजे आए, हालांकि वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो सिर्फ 2% का फर्क है। अगर बीजेपी को 45.6 या 7% के करीब वोट मिला है, तो आम आदमी पार्टी को 43.56 के करीब, मतलब 2% का ही फासला रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम खराब किया है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या अगर इसी की अगर हम तुलना बंगाल से करें, और क्या आपको लगता है कि बंगाल में भी, क्योंकि वहां पर भी ममता बनर्जी एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं और लगातार वो उनका तीसरा टर्म भी हो जाएगा, तो 3 टर्म तक वो लगातार सीएम रही और उस टाइम से हैं सीएम जब ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब वहां से थी। और 30 साल तक जो है वहां पे जो लेफ्ट पार्टियां थी हुकूमत की, उसको उखाड़ करके फेंका। फिर मोदी लहर का भी जमाना आया 2014 से, उसके बाद भी वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, फिर भी इसके बावजूद जो है ममता बनर्जी जो है उनकी जो कील है वो ठुकी रही और कोई उखाड़ करके नहीं फेंका। और इसके अलावा संदेश खाली जैसे भी मामलों को उठाया गया लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन इसका भी असर कुछ भी देखने को नहीं मिला और उसकी सच्चाई जो बाद में निकल करके आई वो एक अलग बहस का मुद्दा है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी को हिला पाना बहुत ही मतलब नामुमकिन सा अब तक लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही आने वाले समय में भी ममता बनर्जी जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बीजेपी कहां जो है वो करती है। आप एक चीज सुनिए कि उत्तर भारतीय मीडिया में जितना भी वो प्रोपेगेंडा फैला ले, मैं 2 उदाहरण देता हूं। एक जो है क्या कहते हैं कि आरकेकर जो अस्पताल है जिसमें एक लड़की का जो है बलात्कार हुआ, फिर उसको जो है वो कर दिया गया, उस मामले में आप जानते हैं कि सभी को जमानत मिल गई है और सीबीआई और सारा दे दिया गया, फिर भी सीबीआई जो है अपनी जो है रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी।
यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मीडिया में उसको कैसे चलाया गया, क्योंकि मीडिया जो है प्रशासन से डर रहा है और उसी हिसाब से वो सारी चीजें कर रहा है। इसके साथ आपने जो अभी एक बात कही कि वो जो है संदेश खाली वाला मामला, उस मामले में भी झूठी रिपोर्ट हुई और जिसको वहां से दिया गया था और जिसके खिलाफ उसको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था, वो बाद में वो सारे स्टिंग ऑपरेशन में सभी खाली हो गए। तो बीजेपी जो है मीडिया में वही चीज झूठ परोस के जो है कुछ भी करना चाहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होता है। लेकिन फिर भी ये चीज तो है ही है कि बीजेपी ताकतवर पार्टी है, वो तब तक किसी को दूसरे को पछाड़ ना ले तब तक वो काम करती ही रहती है। लेकिन हाँ, ये दिलचस्प मामला होगा कि वहां बंगाल में क्या होता है, क्या उतनी इनकम्बेंसी आ गई है कि वो सत्ता से उखाड़ दे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है सुखबुगाहट नहीं है, लेकिन यह है कि बीजेपी जो है साल भर पहले से तैयारी करती है, उसकी भूमिका बनाती है और सारी चीजें। इसको एक दूसरे नजरिए से हम दर्शकों को समझा सकते हैं कि जब बीजेपी को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में वो अकेले सरकार नहीं बना सकते, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि शिवसेना को तोड़ा और सिंधु को अपने पास रखा, शरद पवार को तोड़ा और अजीत को अपने पास रखा। 130 से 132 विधानसभा चुनाव में पा लिया। अब दोनों को जो है ऐसा करने पे उतारू है। बंगाल में तो अभिषेक बनर्जी को तोड़ करके वही चीज है, ममता बनर्जी को तोड़ कर अभिषेक बनर्जी को अपने पास। नहीं, आप अभी लेटेस्ट का उदाहरण देखिए, नीतीश कुमार की जिस हालत से मीडिया में जो उनके मीडिया समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मतलब कि वो कि उनका दिमाग जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। कुछ लोग तो और भी चीजें कह रहे हैं, वो कभी ये देखने लगते हैं तो कभी कुछ करने लगते हैं। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से सत्ता चलाई जा रही है। और नीतीश कुमार को कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वो इस तरह से बीजेपी डोमिनेट कर देती है, कर लेगी और उसके बाद से नीतीश कुमार मजबूरी में छोड़ देंगे और बिहार में जो है एक छत्र जो है मतलब कि बीजेपी आ जाएगी। तो सेम टू सेम महाराष्ट्र वाला जो है फार्मूला यहां पे वो अपनाया जा, कई लोग लिख रहे हैं। और इसके पीछे जो है अमित शाह का एक बयान है कि बिहार में चुनाव में जो है कौन मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करा। दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, बीजेपी तय करेगी। उसी तरह से महाराष्ट्र में अब रो रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, क्या करें भाई। तो उसी तरह यहां पे ऐसा मजबूर नीतीश कुमार को कर दिया जाएगा कि बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के बंगाल को लेकर के जो बातें कही जा रही है, कुणाल घोष ने ये जो दावा किया है कि वहां पर फर्जी वोटरों का एक तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, बीजेपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है बंगाल में, या फिर बंगाल में बीजेपी के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा ममता बनर्जी को चुनौती दे पाना? तो ये तमाम जो सवाल हैं इसको आप कैसे देखते हैं और इसका जवाब आपके पास क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।